अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, मुल्क भर में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब मरहला है काबीना की तश्कील का। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ओहदे का हलफ उठाकर 24वें वज़ीर आज़म बन गए हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई, जहाँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दीगर तमाम वज़राए आला, गवर्नर्स और निगरान वज़ीर आज़म ने फिर शिरकत की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर सर्विसेज चीफ्स भी वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। जबकि अगला सवाल ये है कि मुल्क का नया सदर कौन होगा, आसिफ अली जरदारी या फिर महमूद खान अचकजई। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी अमल के बाद मंजूर हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम के मिसाक मईशत अहमद का खैर मकदम किया। कौम को दरपेश चैलेंजेस से निमटने की जरूरत पर जोर दिया और सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद उस जुडिशल कमीशन का सरबराह बना के हमें मेनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लीडर असद कैसर ने भी पार्लियामेंट से खिताब किया और उन्होंने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया। बोले, हुकूमती जमातें कहती रहीं कि साइफर का वजूद ही नहीं, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, हम जवाब देंगे। मजीद बोले कि हम पर PTI छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। फॉर्म 47 को तो उनके अपने बीवी बच्चे भी रुकन कौमी असम्बली नहीं मानते। धांधली की तहकीकात का मुतालबा भी किया। क्लियर मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है। एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? जो केसेस आप लोगों ने बनाए हैं वो फौरन वापस ले। फिर जो एजेंडा है, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी पे, हम आइन की बालादस्ती पे, हम आज़ाद जुडिशरी पे बिल्कुल हम ओपन है। जबकि जब असद कैसर ने धांधली की बात की तो MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह माजी में आप लोगों को जितवाया गया, आज उसी तरह से हरवा दिया गया है। मजीद क्या कहा, आइए वो जान लेते हैं। बहरानों के भंवर में घिरा हुआ है। इस निजाम को बदलने के लिए हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। जो कुछ 4 दिन से इस ऐवान में हो रहा है, 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। जनाब स्पीकर, मुझे लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। ये ऐवान अपनी हैसियत खो रही है। कुछ लोग कहते हैं, अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है, तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाते चलूँ। कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कामरान, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हुकूमत साजी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब काबीना की तश्कील का मरहला है। क्या अभी तक की जो है वो सूरत हाल क्या रही? आने वाले दिनों में हम सियासत को किस जानिब जाता देख रहे हैं? खुसूसन अगर आज के हलफ बर्दारी की तकरीब की बात की जाए तो वहाँ पर वज़ीर आला KP के अलावा बाकी तमाम लोग मौजूद थे। तो ये सर्द मोहरी, ये सर्द जंग आइंदा भी दिखाई देती रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, आपने इससे पहले जो इनागुरल सेशन हुए हैं असेंबलीज़ के, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के इजलास थे या कौमी असम्बली का इजलास, जो उसमें यही हुआ है कि वहाँ पर वही नारेबाजी, वही मुखालफत, वही एहतजाज और उसी अंदाज में जो गैर पार्लिमानी ज़बान जो इस्तेमाल की जा रही, ये दोनों तरफ से देखने को मिली है।
है। तो नज़र तो ये आ रहा है कि शायद ये वाली राइवलरी और ये सर्द जंग जो है ये आगे भी चलेगी, और ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी कोई वाइब्स नहीं मिली हमें जिससे हम ये कह सकें कि ये बहुत अच्छा शगुन था जमहूरियत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क के लिए। क्योंकि जो कुछ हमने ये असम्बली सेशंस के दौरान देखा, वहाँ पर इससे पहले वाली असम्बलियों में जो कुछ होता रहा वो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। यानी अगर ये एहतजाज का सिलसिला और गैर पार्लिमानी रवायात का सिलसिला जो था वो पहले देखने को मिला था 2018 या उससे पहले की असम्बलियों में, वही आज भी देखा है। उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, ना कोई रवैये चेंज हुए और ना ही रवायात चेंज हुई। तो ये देख ली। और आज फिर अभी जैसे आपने कोट किया कि ऐवान सदर में वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी थी और उसमें वो वफाक की अलामत होते हैं वज़ीर आज़म भी, तो वहाँ पर तमाम जो अहम ओहदेदारान थे, सियासी और रियासती ओहदेदारान, वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक सूबे के वज़ीर आला जहाँ पर के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत बनी है, वहाँ पर वो वज़ीर आला जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके हमने कंफर्म किया था कि उनको बाकायदा इनवाइट गया था या नहीं गया था, तो बावजूद इसके कि उनको इनविटेशन मिला, इसके बावजूद वो यहाँ लेकिन पर उसके नहीं आए। बावजूद भी तो ये उन्होंने इस इस किस्म का तकरीब में शिरकत नहीं की है। कामरान खान हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, कहिएगा कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब असेंबली का पहला इजलास हुआ तो सिलेक्टेड के नारे लगाए जाते थे ऑपोजिशन की जानिब से। 2024 के इंतखाबात के बाद अब मैंडेट के नारे लगाया रही है ऑपोजिशन, तो तब्दीली कहीं पर नहीं आई। तो क्या आगे आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि तमाम जमातें मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगी या नहीं? एक तो ये कि हालात तब्दील होंगे तो कंडीशंस बदलेंगी, और कंडीशंस बदलेंगी तो रवैये भी बदलेंगे, रवैये बदलेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें भी होने लगेंगी। असल बात यह है कि जो इंतखाब को इंजीनियर करते हैं, जो इंतखाब को हाईजैक करते हैं, जो इंतखाब को बाकायदा मैनेज करते हैं, वो उससे निकल जाए इस पूरे प्रोसेस से। उनका कोई वास्ता नहीं है, वो सियासत को सियासत में रहने दें। तमाम वो इदारे जिनका, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा है, जिसका नहीं है इस बात से ताल्लुक कि वो इलेक्शन को इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन को मैनेज नहीं करना है, उन्हें किसी को जितवाना हरवाना नहीं है, वो फैसला आवाम, उसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये शिकायत जनाब धांधली हुई। लगारी साहब की आवाज़ सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। कामरान, जो तकारीर की गई हैं पार्लियामेंट में, और उससे तो यही जाहिर हुआ कि ये जो एक मुखालफत दर मुखालफत का सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन अब की बार अपोजिशन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। इवन के मौलाना फजल रहमान हो गए, वो भी अपोजिशन के साथ जाके बैठे हैं। सरदार अख्तर मेंगल बैठे हुए हैं। अचकज़ई को तो खैर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। कितना मुश्किल होगा टैकल करना असम्बली के अंदर और बाहर? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। एक तरफ तो ये अच्छा शगुन है कि जितनी अपोजिशन स्ट्रांग होती है उतना ही फिर हुकूमत के ऊपर जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब वाकई अपोजिशन अपना हकीकी किरदार अदा करे। अगर वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करेगी तो ऐसी सूरत में तो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलना, ये कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर वाकई ये अपोजिशन की नीयत ये हो कि वो जो भी काम करें वो उस पर एक वॉच डॉग की हैसियत है, उस अंदाज में हुकूमती जो कारकर्दगी है उसके ऊपर उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करें और उनको मजबूर करें कि वो जो फलाही काम हैं और जो आवाम के लिए जिसके लिए कि आए गए हैं ये लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल पब्लिक बनकर, तो आवाम के लिए आए गए हैं, आवाम के लिए काम होने चाहिए। और वैसे भी जमहूरियत की रूह ही यही है, जमहूरियत की तारीफ ही यही है कि जमहूरियत में वो हुकूमत जो कि आवाम के ज़रिए लाई गई हो, आवाम ने बनाई हो और आवाम के लिए हो। तो लेकिन अभी देखिए बेशक यहाँ पर जब नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी जब पहली तकरीर की थी अपनी जीत के बाद असम्बली में, वो एक तवील तरीन 1.25 घंटे पर मुहित वो तकरीर थी। उसमें उन्होंने तमाम एक पूरा रोड मैप दिया था, उन्होंने सब बातें की थी, उन्होंने इकॉनमी पे भी बात की, उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी बात की, उन्होंने समाजियात पर बात की, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात की। और उन्होंने जो इल्ज़ामात आ रहे थे अपोजिशन की जानिब से, चाहे वो रिगिंग के थे या
दीगर इल्ज़ामात, उनका भी उन्होंने भरपूर जवाब दिया कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तमाम वादे वहीद सब्ज़ बाग साबित होते हैं अगर इनके ऊपर अमल न किया जाए तो। इसमें सिर्फ अगर मुझे ऐसा इजाजत ही दें है, तो किस तरह के बिलावल वादे हर कोई करता है इलेक्ट होने के बाद, हमने माजी में भी ये देखा है। अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और बात कर लेते हैं सदारती इंतखाबात के हवाले से कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद अचकज़ई साहब को नामजद किया है, लेकिन अभी तक उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर नहीं हुए, उस पर अभी फैसला महफूज हुआ है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? लगारी साहब से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कामरान, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज हुआ है, तो एतराज़ात क्या आयद किए गए थे? जी देखिए, अभी एतराज़ात तो सामने नहीं आए। रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, जो कि इसके सदारती इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी जानिब से ये एतराज़ात आए थे। उन्होंने उन एतराज़ात पर फैसला महफूज किया है। तो ऐसा देखा जाए तो चूँकि ये जो तकनीकी नौइयत के एतराज़ात होते हैं, इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा। और कोई तकनीकी एतराज़ात होते हैं, यानी कोई जो कागजात नामजदगी में कुछ तकाज़े पूरे करने होते हैं, उनमें जो प्रपोज़र और सेकेंडर है उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, उसके मुताबिक जो है वो सारे कुछ करने होते हैं। अगर उसमें कोई एक चीज़ भी रह जाए तो हमारी मालूमात के मुताबिक इसमें जो एतराज़ दायर हुए हैं वो तकनीकी नौइयत के एतराज़ात हैं। अच्छा। और उसके ऊपर कोई हम ये तवक्का नहीं रख सकते कि उनकी बिल्कुल ही उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो मुस्तरद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम सही तौर पर उनकी गुफ्तगू सुन तो नहीं पाए, लेकिन कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में उनसे ज़रा तफसील से बात हो सके। दिन भर में वापस आएंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की कि खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों से घरों की छतें गिरने और लैंडस्लाइडिंग से 35 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 43 अफराद जख्मी हो गए हैं। 346 घरों को जुज़वी जबकि 45 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। NDMA ने आज से 7 मार्च तक मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि खैबर, सवात, पाराचनार और कुरम समेत कई इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के बाद मालम जब्बा, कालाम और दीगर इलाकों को जाने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। मरी में भी 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ अजीज से। काशिफ, बताइएगा कैसा मौसम है, अब बारिश का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, महकमे मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 5 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला समेत पेशावर में भी बारिश से शदीद नुकसान हुआ है अवाम का। अगर हम बात कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग और बर्फ़बारी से अब तक 35 अफराद जाबहक हुए हैं, जबकि इसके साथ 43 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं बारिशों और लैंड स्लाइडिंग और बर्फ़बारी की वजह से। बिजली के खंभे जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे गिरे हैं और इसके साथ जानवरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम बात कर ले तो चतराल अपर और लोअर चतराल के मुख्तलिफ मकामात में शदीद बर्फ़बारी की वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। स्वात में भी शदीद बर्फ़बारी हुई है। बाजौड़ में मुख्तलिफ मकामात पर घरों की छतें जो है वो गिर गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम बात कर ले तो खैबर पख्तूनख्वा ठीक है, काशिफ अजीज हमें तमाम तो सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोग और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात कर लेते हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इकरामुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लैंड स्लाइडिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, ये बर्फबारी कब तक जारी रहेगी? ये सिलसिला आज रात तक रहेगा, कल सुबह निशान निकल जाएगा पाकिस्तान से। ठीक है, और आने वाले दिनों में मौसम के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? क्या मौसम बतदरीज चेंज होगा या अभी इसी तरह से ये लहर बरकरार रहेगी? आने वाले 2-3 दिन जो है मौसम बिल्कुल ड्राई रहेगा, उसके बाद एक छोटी सी वेव और आएगी। अच्छा, जो कि नॉर्दर्न पार्ट्स जो है पाकिस्तान के उनमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देगी, पहाड़ों में बर्फबारी होगी। ठीक है। अच्छा, लोग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज जो जा रहे हैं, सैरो सयाहत के शौकीन लोग, उनके लिए क्या एडवाइजरी है ऐसी सूरत हाल में?
देखिए जी, लैंड स्लाइडिंग के खतरात तो हैं, तो उसमें केयर करनी चाहिए। अच्छा बताइएगा कि केपी की तो हमने बात कर ली, अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? हमने देखा कि बारिश होने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो क्या अब ये जो सर्दी है सस्टेन करेगी या फिर मौसम चेंज होगा? टेम्परेचर जो है नॉर्मल से ज़्यादा है, सर्दी सस्टेन नहीं करेगी। हम्म, दोपहर के टाइम हीटिंग का एहसास होगा। ठीक है, और बारिश का कोई सिलसिला मुतवक्के है इन दिनों में? हाँ जी बिल्कुल, 3 दिन बाद इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। उसमें ये है कि आपके जो ऊपर के इलाके हैं, जिसमें आपका जेलम है, पिंडी है, इस्लामाबाद, हम्म। इनमें बारिश होगी। लाहौर में चांसेस बहुत कम है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि सर्दी सस्टेन नहीं करेगी, तो रमज़ान में मौसम कैसा रहेगा? गर्म होगा या फिर मॉडरेट होगा? रमज़ान में छोटी छोटी वेस्टर्ली वेव्स आएंगी, जिसकी वजह से गाहे बगाहे बारिशें और बादलों का इम्कान रहेगा। हम्म। तो ये इंशाल्लाह रमज़ान अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। इकराम साहब, मार्च के महीने में उमूमन जो है वो बारिशें देखी गई हैं और इस दफ़ा रमज़ान भी मार्च के महीने में ही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिशों का यह सिलसिला जारी रह सकता है? गाहे बगाहे इंशाल्लाह वेव्स आएंगी वेस्ट की तरफ से और बारिशें होंगी। ठीक है, और अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर जो इलाके हैं वहाँ का मौसम कैसा रहेगा? सिंध में कुछ ड्राई और हॉट वेदर होगा और गंदम की कटाई जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकरामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो सर्द रहेगा और इसके साथ साथ बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रह सकता है। खुसूसन अगर हम पंजाब की बात करें तो लाहौर में बारिश का इतना इम्कान नहीं है, लेकिन दीगर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और खुसूसन अगर नॉर्दर्न एरियाज़ अगर किसी का जाने का प्लान है तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जिससे ये हादसा भी रूनुमा हो रहे हैं। तो ये केयरफुल रहना पड़ेगा जो भी वहाँ पर जा रहे हैं सैर व सयाहत के शौकीन लोग, ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि रमज़ान में मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश होती है कि रमज़ान में मौसम या तो ठंडा हो या फिर मॉडरेट हो, क्योंकि अगर मौसम बहुत गर्म होता है तो रमज़ान में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन खबरें यही सामने आ रही हैं कि स्पेल्स आते रहेंगे, रमज़ान के महीने में बारिशें भी होंगी और मॉडरेट मौसम होगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब देखना यह है कि ऐसा ही होगा या नहीं होगा। लेकिन सिंध के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध में मौसम जो है वो गर्म हो सकता है, क्योंकि सहराई इलाके हैं और वहाँ पर मौसम जो है वो जब गर्म होता है तो लोगों को यकीनन यहाँ पर कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। दीरबाला की अगर बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने सड़कें शुरू कर दी हैं। सड़कों की बंदिश से मकामी लोगों को ग़िज़ाई अजनास की किल्लत और बिजली बंदिश का भी सामना रहा है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद अली से। अहमद, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर और इंतज़ामिया क्या कर रही है? तो बिलाखैर अल्लाह अल्लाह करके आज दिरबाला में छठे रोज़ शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला थम गया है और यहाँ मुकामी लिंक सड़कें यहाँ की मुकामी ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब क़ियादत की तरफ से खुलना शुरू हो गई है, जो कि आज तकरीबन सुबह 10 बजे से भारी मशीनरी और ट्रैक्टर्स के ज़रिए से यहाँ की जो सड़कें हैं उससे बर्फ़ हटाने में यहाँ भारी मशीनरी मसरूफ़ है। चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करें मुकामी लोगों और मुकामी आबादियों को मसाइल के हवाले से, तो यहाँ पर 6 रोज़ से मुसलसल सड़कें बंद थी, इसलिए यहाँ के मुकामी लोगों को शदीद ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा हो गई थी। और यहाँ अगर हम बिजली की बात करें तो 6 रोज़ से मुसलसल यहाँ पर बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है और बिजली यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दिरबाला में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबरआलूद और इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। ठीक है, अहमद अली दिरबाला से हमें मौसम के बारे में अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं छोटे शहरों के बड़े मसाइल की। तो बात करते हैं कोट अद्दू की कि कोट अद्दू में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की मरकजी गुजरगाह को सीवरेज के पानी ने डबो दिया है, जिससे इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तलबा की बड़ी तादाद को इस सड़क पर गुजरने में सख्त दुश्वारी का सामना है। गटरों के पानी की गलाजत, बदबू, ताफुन ने यहाँ मौजूद लोगों की जिंदगी अजीरन करती है। जहाँ 6 माह गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है और शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। काशिफ, बताइएगा इस बारे में क्या सूरत हाल है यहाँ पर?
देखें जी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की ये जो मरकजी यहाँ पर अगर गुजरगाह कहें या गली कहें, ये मुकम्मल तौर पे झील के मनाजर यहाँ पर पेश कर रही है। पूरे मोहल्ले का, शहर का यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो जमा हो चुका हुआ है। तकरीबन पिछले 6 महीने से यहाँ पर यही सूरत हाल है कि यहाँ पर आने वाले जो तलबा हैं, तलबात हैं, बच्चियों को यहाँ पर आने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इंतजामिया को इस हवाले से आगाह किया गया है, लेकिन उनके कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी और यहाँ पर 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन इंतजामिया की जो नाअहली है या उनका जो मुबैना गफलत है, उसका मुंह बोलता सबूत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे जो गली है वो पानी के अंदर यहाँ पर डूब चुकी हुई है। अहले इलाका का और स्कूल इंतजामिया का, तलबात का इंतजामिया से भरपूर मुतालबा है कि फिल फौर जो है इस निकासी के पानी का कोई फौरी तौर पर बंदोबस्त किया जाए और यहाँ पे तो फौरी तौर पर कोई इस तरह से इंतजामिया जब अमल दरामद करती है तो वो भी इनकी तालीम के अंदर आने वाली जो रुकावट है वो भी दूर की जा सकती है। जी, हालत ज़ार तो यहाँ की आपने देख ली। यहाँ के लोगों ने इंतहाई शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। तलबा को किन मुश्किलात का सामना है, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। गिर जाती है ना तो स्कूल में चोरी का खदशा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे स्कूल के सामने बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ नाले से पानी आता है सामने से और यहाँ स्कूल के बिल्कुल एंट्रेंस पर आके खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। सुबह आने में बहुत सी मुश्किलात होती हैं। जो बच्चे इस साइड से आते हैं वो लेट भी हो जाते हैं, उनकी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं और बहुत सारे बच्चों ने आना छोड़ दिया है। 10th क्लास का एंड है, पेपर सर पे हैं और बहुत से बच्चों को मुश्किलात हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे स्कूल की जो 5 फुट दीवार है वो अभी से ख़राब होना शुरू हो गई है और उसके गिरने का खतरा है, जिसकी वजह से जानी नुकसान का भी खतरा है। DC साहब को, AC साहब को कॉल कर चुके हैं, बार बार डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा। तो इस तरह हमारी बिल्डिंग को, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे यहाँ से आ जा नहीं सकते। हमारे इधर करीबी इलाकों से आते हैं तो यहाँ सारा पानी का मसला है, यहाँ से गुजर नहीं सकते। तीसरा है कि अब हमारा एडमिशन का टाइम है। जब पेरेंट्स देखते हैं कि गेट के सामने पानी है, वो कहते हैं हमारे बच्चे आए जाएंगे कैसे, हमारी जो है वो स्ट्रेंथ कम हो रही है। कोट अद्दू के बाद अगर हम रुझान की बात करें तो वहां पर भी यही सूरत हाल है। रुझान के नवाही इलाके भागसर में निकासियाब न होने से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा होकर जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। गंदे पानी और ताफुन फैलने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुल्फ़िकार अली भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के नवाही इलाका कस्बा भागसर में, जहाँ पर निकासी आब ना होने से यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दर्जनों बस्तियाँ हैं भागसर में, लेकिन निकासी आब का कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। नालियाँ हैं टूट फूट का शिकार हैं, पानी जो है गलियों में जमा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन शदीद परेशान हैं। यहाँ पर जो है ना गटरों का पानी, नालियों का पानी जमा हो चुका है और मच्छरों ने जो है वो नालियों में डेरे डाल लिए हैं। उनकी वजह से जो है हमारे बच्चे बीमार हो चुके हैं, उनको जनरल मलेरिया हो रहा है। हमारी जो है अपील है अपना हुकूमत से, इंतज़ामिया से कि जल्द से जल्द जो है ये मसला हमारा उनको ठीक करना चाहिए। उनकी बड़ी मेहरबानी। इनका कहना था कि हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, मलेरिया और दीगर जो ठीक है। जुल्फ़िकार हमें आगाह करे थे रुझान से, यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आने वाले प्रोग्राम्स में इन मामलात का भी फॉलो अप करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।